नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में बिहार की कुछ विशिष्ट आंकड़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कि हम बिहार की जनसंख्या, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का लिंगानुपात, इन सब के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था कि बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,00,000 और 452 है। और वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और ही बहुत रोचक जानकारियों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। अब तक तो हम बिहार का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जानकारियां ले रहे थे, लेकिन अब हम प्रॉपर एक विषय यानी बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार का इतिहास के बारे में। उससे पहले बता दें कि यदि आप लोगों में से कोई भी नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लें। बिहार का इतिहास। और अगर हम सबसे पहले इतिहास की बात करें, इस इतिहास की बात करें तो इसे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। इतिहास को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला है प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक कालीन इतिहास। और अगर हम सबसे पहले इस प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसे भी मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसे हम पहले प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को भी हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे। इस प्रागैतिहासिक काल को भी पहला है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, क्योंकि यह जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल को कई इतिहासकारों ने पाषाण काल भी नाम दिया है। पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे।
और कई इतिहासकारों ने इसे एक और कालखंडों में विभाजित किया, जिसका नाम था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अब यदि हम बात करें कि यह जो प्रागैतिहासिक कालीन युग था, इसे हम पाषाण युग क्यों कहते हैं? तो यह जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के लोग प्रागैतिहासिक काल के लोग मुख्य रूप से शिकार किया करते थे, यानी उनका पेशा मुख्य रूप से शिकार हुआ करता था, शिकार किया करते थे। उनका संपूर्ण जीवन ही शिकार पर आधारित होता था। और जब वो शिकार करते थे तो उनके शिकार के लिए औजार पत्थरों से बनाते थे। शिकार के लिए औजार पत्थरों से निर्मित करते थे। और यही जो पत्थर हैं, इस पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है। इसीलिए इस पूरे कालखंडों को पाषाण युग के नाम से जाना गया। अब हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। इतना तो हमने इतिहास के बारे में एक पृष्ठभूमि बनाई थी, जिससे कि हम बिहार के इतिहास को स्टार्ट कर पाए। अब हम बात करेंगे इसके बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहला होगा हमारा प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। तो अगर हम प्रागैतिहासिक कालीन बिहार की बात करें, तो यह जो प्रागैतिहासिक काल के अलग अलग कालखंड थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक और कालखंड थे ताम्र पाषाण काल। तो उन सब अलग अलग कालखंडों में बिहार के कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें से कुछ अवशेष मिले हैं, उसके बारे में जान लेंगे। क्योंकि बिहार के संदर्भ में यदि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, मतलब प्रागैतिहासिक कालीन बिहार से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वह बिहार के विभिन्न स्थानों से ही बनते हैं कि कहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण कालीन स्थल, यानी ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां से पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो अगर पुरा पाषाण कालीन स्थल की बात की जाए तो उसमें से पहला नाम आता है नालंदा की बात करेंगे। सबसे पहले हम नालंदा की बात करेंगे, और नालंदा में एक स्थान है जिसका नाम है जेठियन घाटी। जेठियन घाटी। इसके आगे हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा हम गया की बात करते हैं। तो अगर हम गया में बात करें तो गया में स्थान है जिसका नाम है पैमाड़ घाटी। पैमाड़ घाटी
एवं शेर घाटी। गया जिले में दो पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, एक है पेमार घाटी और दूसरा है शेर घाटी। और इस शेर घाटी के बारे में एक विशिष्ट जानकारियां हैं जिसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो शेर घाटी से प्रागैतिहासिक कालखंडों का दो पत्थर से युक्त कालखंडों का पत्थरों से युक्त दो गुफाएं मिली हैं। अब आगे हम बात करेंगे मुंगेर जिला की। आगे हम मुंगेर जिला की बात करते हैं। तो मुंगेर जिला में है एक भीम बांध जो कि पुरापाषाणकालीन स्थल है, भीम बांध। और दूसरा है जिस स्थान का नाम है पैसरा। और यह जो पैसरा स्थल है, इस पैसरा से एस्चुलरी संस्कृति जो उस पुरापाषाणकालीन टाइम पीरियड में विद्यमान थी, एस्चुलरी संस्कृति की झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं भागलपुर की। तो भागलपुर जिले में भी दो पुरापाषाणकालीन स्थल हैं, जिनमें पहला है राजपोखर और दूसरा है भालीजोड़। आज के क्लास में मतलब कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार की जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही है पिछले कुछ 2-3 सालों से, उसमें पैटर्न्स चेंज किए जा रहे हैं। उसमें बिहार जीके के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। अगला हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे। तो पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर है। जहां हमारा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, वही वाल्मीकि नगर। अब और हम बात कर लेते हैं, और हम बात करेंगे छठा नवादा जिले की। नवादा और है एक कैमूर और जमुई। तो इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं, नवादा, कैमूर और जमुई। इन तीनों स्थानों से पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं।
प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं गुफा चित्र। नवादा, कैमूर और जमुई से गुफा चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें इस नालंदा जिले के जेठियन घाटी, गया जिले के पेमार घाटी, शेर घाटी और मुंगेर जिले के भीम बांध तथा पैसरा और फिर भागलपुर के राजपोखर और भालीजोर और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, तो इन सारे स्थलों की बात की जाए तो इन सारे स्थलों से पूरा पाषाणकालीन पत्थरों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिहार के मध्यकालीन स्थल। मध्य पाषाणकालीन स्थल, और अगर हम मध्य पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो इसमें मात्र एक स्थान का नाम याद रखना है, क्योंकि मध्य पाषाणकालीन अवशेष एक ही स्थान से प्राप्त हुए हैं जिसका नाम है मुंगेर। मध्य पाषाणकालीन अवशेष केवल और केवल मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे नवपाषाणकालीन स्थल की। नवपाषाणकालीन स्थल तो नवपाषाणकालीन स्थल में सबसे पहला हम बात करेंगे वैशाली जिले की। वैशाली जिला, इस वैशाली जिला में दो स्थल हैं। पहला था चेचड़ और दूसरा कुतुबपुर। चेचड़ और कुतुबपुर। और यह जो चेचड़ है इसका पुराणों में नाम श्वेतपुर था। पुराणों में इसे श्वेतपुर कहा जाता था। अब इसके आगे हम बात करेंगे सारण जिले की। इसके आगे हम बात करने वाले हैं सारण जिले की। तो इस सारण जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है जिसका नाम है चिरांद। और इस चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे हम नोट कर लेते हैं। तो इसके बारे में अगर हम पहली बात करें तो पहली बात है कि यह भारत का सबसे पहला नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल है। और अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा है कि यह भारत का दूसरा
सर्वाधिक हड्डियों का औजार प्राप्त स्थल है। यदि हम बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद नामक स्थान की बात करें तो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह भारत का सबसे पहला नवपाषाणकालीन स्थल था यह चिरांद। और यदि बात करें हड्डियों के औजार के बारे में तो हड्डियों के औजार के मामले में यह भारत का दूसरा सर्वाधिक हड्डियों का औजार प्राप्त स्थल है। यानी यहाँ दूसरा नंबर पर हमारा बिहार का चिरांद आता है, जहां भारत का सर्वाधिक हड्डियों का औजार प्राप्त हुआ है दूसरा नंबर पे। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि मैम तो पहला नंबर पे कौन था? जब बिहार का यह चिरांद दूसरे नंबर पे था तो पहला नंबर पे कौन था? तो प्रथम था जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम भारत का ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से सर्वाधिक हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। और यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा बिहार के सारण जिले में अवस्थित चिरांद है, जो कि भारत का दूसरा वह नवपाषाणकालीन स्थल है जहां सर्वाधिक हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में यह रखना है कि यह भारत का दूसरा है, लेकिन बिहार का एकमात्र ऐसा स्थल है। यहाँ नोट ही कर देते हैं। इस चिरांद के बारे में अगर बात करें तो भारत के मामले में यह दूसरा सर्वाधिक है, बट बिहार में एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, यानी चिरांद में पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे तो इसके आगे एक नाम आता है पटना का। और पटना जिले का एक स्थान है मनेर। यह मनेर जो है यह नवपाषाणकालीन स्थल है। इसके आगे हम बात करेंगे तो रोहतास की बात आती है। रोहतास, और रोहतास में जो जगह का नाम है वह है सेनुआर। रोहतास का सेनुआर। और इसके आगे एक और हम बात कर लेते हैं गया जिले की। यह वही गया जिला है जिसका अभी वर्तमान में नाम परिवर्तित करके गया जी कर दिया है, जो कि करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह गया जिले का नाम परिवर्तित करके गया जी कर दिया गया है। और इस गया जिले में 3 नवपाषाणकालीन स्थल हैं। पहला की बात करें तो ताराडीह, दूसरा सोनपुर और तीसरा है केऊर। यह तीनों नवपाषाणकालीन स्थल गया जिले में अवस्थित हैं।
अब आगे हम बात करेंगे ताम्र पाषाणकालीन स्थल के बारे में। अगला है ताम्र पाषाणकालीन स्थल। अगर इस टाइम पीरियड की बात की जाए, ताम्र पाषाण काल की बात की जाए, तो इसमें क्या होता था, यह जो ताम्र पाषाण है, ताम्र पाषाण, इस शब्द से ही इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह जो ताम्र पाषाण है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है ताम्र और दूसरा है पाषाण। और इस ताम्र की अगर बात करें तो इस ताम्र को तांबा कहा जाता है, तांबा, और पाषाण को पत्थर कहा जाता है। तो इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तब इससे हम यह पता कर सकते हैं कि यह जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल में औजार बनाने के लिए हड्डियों के साथ साथ, सॉरी पत्थर, माफ कीजिएगा, यहाँ पत्थर हमें लिखना था, के लिए पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि इस नव पाषाण काल के बाद तांबे की खोज हो गई थी, इसीलिए नव पाषाण काल के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और इस टाइम पीरियड में जो औजार बनते थे उसमें पत्थर के अतिरिक्त उसमें तांबा का भी कुछ सम्मिश्रण होता था, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। अब आगे इसके कुछ प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से पहला हम नाम लेंगे, पहला है इसका भी वैशाली जिला, और वैशाली जिला का वही चेचड़, जिससे नवपाषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं। चेचड़, जिसे पुराणों में श्वेतपुर कहा जाता था। दूसरे की बात करें तो सारण जिले का चिरांद, यह भी नवपाषाण कालीन स्थल रह चुका है। तीसरा है गया का ताराडीह, गया जिले में स्थित ताराडीह नामक स्थान। यदि चौथे की बात करें तो चौथा है रोहतास का सेनुआर, और पांचवा है पटना जिले का मनेर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब स्थान का नाम तो हमने नवपाषाण कालीन स्थल में भी पढ़ा था। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि ये सभी स्थान से नवपाषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं और ताम्र पाषाण कालीन अवशेष भी मिले हैं। यानी जब नवपाषाण काल चल रहा था उस टाइम पीरियड में सिर्फ पाषाण यानी पत्थर के औजार मिलते थे, तो उसके अवशेष मिले हैं, और पत्थरों के साथ साथ उसमें तांबा को सम्मिश्रित करके जो औजार बनाए गए उसके भी अवशेष यहाँ से मिले हैं।
अब इसके आगे यहाँ हमारा पूरा जो प्रागैतिहासिक काल था वह बिहार के संदर्भ में समाप्त हुआ। अब आगे हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और यदि हम इस आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसे भी हम मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को दो वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा था वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमें बिहार से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बिहार के संदर्भ में नहीं पढ़ना है। तो ऐसा इसलिए है, सबसे पहले हम इसके विस्तार को जान लेते हैं, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम इसे बिहार के संदर्भ में क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो चारों दिशाओं में इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। यह हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, यह हो गया साउथ, यह हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, यह ईस्ट यानी पूर्व, साउथ यानी दक्षिण। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में एक स्थान है मांडा, और यह मांडा स्थान पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में एक स्थान है जिसका नाम है दैमाबाद। साउथ में एक स्थान है जिसका नाम है दैमाबाद, और यह दैमाबाद पड़ता है आज के महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है सूतकांगेडोर। यह स्थान का नाम है सूतकांगेडोर, और यह सूतकांगेडोर पड़ता है आज के समय में पाकिस्तान में। और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और यह आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अब आप यहाँ खुद देखिए और बताइए। सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के सबसे जो निकटतम राज्य है यहाँ, या फिर निकटतम स्थान है, वह कौन सा है? तो सबसे अगर हम बात करें यहाँ नॉर्थ की, मांडा यानी जम्मू कश्मीर, तो क्या जम्मू कश्मीर बिहार के आसपास है? तो यह जम्मू कश्मीर बिहार के आसपास तो बिल्कुल नहीं है, यह बिहार से बहुत दूर है। यदि हम दक्षिण में बात कर लें दैमाबाद यानी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भी बिहार के आसपास नहीं पड़ता है। यदि पाकिस्तान सूतकांगेडोर की बात कर लें तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, पाकिस्तान तो बिहार के पास बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बात अगर आती है आलमगीरपुर की,
उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश जो है वह बिहार का पड़ोसी राज्य है। यानी हमने सबसे पहली क्लास में उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो यह जो उत्तर प्रदेश है वह बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं कि यह जो ईस्ट है, यह नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, यह तीनों तो पहले ही कट गया। अब बचा हमारा ईस्ट। तो यह जो ईस्ट है, इसका भी जो स्थान है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह आलमगीरपुर भी हमारे बिहार से बहुत दूर है। यानी यह लास्ट पॉइंट था। ये जो चारों दिशाओं में हमने जो जगह निश्चित किया है, यह लास्ट पॉइंट था जहां तक कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले जब हम ईस्ट की बात करेंगे, तो यह जो आलमगीरपुर है एकदम लास्ट पॉइंट है। इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ पूर्व में। तो यह हमारे बिहार में नहीं पहुंचा था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिहार के संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, यह हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आगे हम कुछ और बातें नोट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना कि इसे हम बिहार के संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, और इसका कारण भी हमने जाना। ऐसा नहीं है कि बस हवा में उड़ा दिए कि हम बिहार के संदर्भ में इसे नहीं पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं हुआ। यह उत्तर प्रदेश तक ही स्प्रेड करके रह गया था, बिहार में नहीं हुआ। अतः हम बिहार के संदर्भ में इसे नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ और बातें हैं जो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड थी, लेकिन उस टाइम ध्यान से निकल गया, यहाँ नोट कर देते हैं। तो नोट करके कुछ प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिख लेते हैं, नोट करके, जिसमें से एक पहला पॉइंट छूट गया था। पहला पॉइंट था कि प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाण लिखित नहीं है। अब आप सबके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यदि प्रागैतिहासिक कालीन जो कुछ प्रमाणित चीजें हैं वह लिखित नहीं है कहीं, तो अगर यह लिखित नहीं है तो हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? इतनी जानकारियां हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के बारे में कैसे हुई? तो इसका भी जवाब हमारे पास है। तो इसका जवाब यह है कि इसका साक्ष्य पुरातत्वों से प्राप्त है। इसका साक्ष्य पुरातत्वों से प्राप्त है। यानी जैसे हमने
पिछले कुछ स्लाइड में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के स्थल के बारे में। तो उसमें क्या था कि जो भी स्थल थे वहां से हड्डियों के औजार मिले या फिर पत्थरों के औजार, अगर ताम्र पाषाण काल में आ जाए तो पत्थर के साथ साथ तांबे का औजार मिलना शुरू हो गया। तो इन औजारों से या फिर मानव कंकाल कुछ प्राप्त हुए, इन सभी अवशेषों से हमें इसका साक्ष्य प्राप्त होता है कि यह प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य है, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं। हमने आपके लिए इतने अच्छे, इतने बेहतरीन कंटेंट का इंतजाम किया है, तो आप सभी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। आप हमारे चैनल को आगे तक ले जाएं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।